जयंती के पूर्व दिवस पर स्वागत करता हूँ, स्नेह देता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। प्रेमचंद हमारे सांस्कृतिक गौरव हैं, सृजनात्मक गौरव तो है ही, लेकिन सर्जक जब सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित कर लेता है और प्रभूत मात्रा में उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाती है तो वह सांस्कृतिक पुरुष होता है। और इसका मतलब ये होता है कि उसकी रचनात्मकता को समाज ने स्वीकार कर लिया है और बगैर सामाजिक स्वीकृत हुए कोई भी रचनाकार कालजयी हो नहीं सकता। प्रेमचंद हमारे बीच एक ऐसे ही रचनाकार हैं जो कालजयी हैं और कालजयी रचनाकारों की उस परंपरा में है जो वाल्मीकि, व्यास, कालिदास से शुरू होकर के तुलसी, कबीर, रैदास से होते हुए भारतेंदु और निराला से होते हुए प्रेमचंद तक आती है। तो यह स्थिति प्रेमचंद के साहित्यिक स्वरूप में उनके सांस्कृतिक गौरव को प्रतिष्ठा देती है। इस संबुद्ध पुलिया प्रसंग पर आप सब आए, इतनी गहरी उमस है और इतनी गहरी उमस के बीच आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं। लग रहा है कि पानी बरसेगा, लेकिन पानी बरस नहीं रहा है। मुझे एक इमेज अभी सूझी कि एक गहरी उमस के बीच प्रेमचंद प्रखर उम्मीद के रचनाकार हैं। और जब मैं प्रखर उम्मीद की बात करता हूं और ये कहता हूं कि उमस के बीच उम्मीद के रचनाकार हैं, तो आप जानते हैं उमस जितनी ही तीव्र होगी, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी उतनी ही उदात्त होगी, क्योंकि शुष्क स्थितियों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी हो नहीं सकती। और ऐसा इस नाते मैं कह रहा हूँ कि प्रेमचंद जैसे हम सब यहाँ पर पुलिया प्रसंग के साथ ही बैठ करके प्रकृति को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि ये मुक्ताकाशी मंच है और एक पुलिया, एक बहाना हमारे बीच है। हम यहाँ पर जो भी चर अचर हैं सबको संबोधित कर रहे हैं। यह विरासत प्रेमचंद के द्वारा प्रदत्त है जो हमारे तक आई है। प्रेमचंद ने व्यक्ति और समाज के बीच रचनात्मकता की तलाश की ही। व्यक्ति और प्रकृति के संबंधों को कभी उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया और इसी नाते प्रेमचंद के यहाँ प्रकृति और परिवेश का जबरदस्त दबाव भी दिखाई देता है उनकी रचनात्मकता में। मैं बार बार ये कहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि दुख का होना एक बात है और दुख के एहसास का होना दूसरी बात है। और ये मैं बार बार कहता हूँ और इस मेरे वाक्य को या मेरी संवेदना को जो वाक्य में रूपांतरित हुई उसको अक्षत पांडे ने किसी प्रसंग से ट्विटर वगैरह पर काफ़ी उद्धृत किया है और इसलिए मुझे याद आया। तो वहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि प्रेमचंद दुख के एहसास के रचनाकार हैं। दुख के रचनाकार नहीं है, दुख के एहसास के रचनाकार हैं। और कोई भी सर्जक केवल दुखी होने से रचनात्मक हो नहीं सकता, फिर तो उसमें उसके निजी और वैयक्तिक प्रसंग दिखाई देंगे। जब उसका एहसास होता है और जितना ही तीखा एहसास होगा वह रचनाकार उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि उतना ही अपने प्रकृति और परिवेश से संबद्ध होगा। प्रेमचंद उसी रूप में आज मुझे याद आते हैं। पुलिया प्रसंग के साथियों ने जो यह विषय रखा है, मुझे नहीं पता है या मुझे नहीं याद है कि प्रेमचंद के दुख जैसे प्रांजल और प्रशस्त विषय पर कभी कोई अकादमिक संवाद हुआ हो। मुझे इसकी जानकारी नहीं, अगर हुआ होगा तो मेरी अज्ञानता का सूचक भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीधे सीधे इस विषय पर कभी कोई बातचीत हुई हो। यह केवल मुक्ताकाशी मंच पर ही संभव है
कि आप इतने नॉन-मेसी विषय को लेकर के कुछ बात करने की स्थिति में आप आ जाते हैं। आप देखिए कि अगर यहाँ से देखेंगे तो प्रेमचंद का दुख है क्या? प्रेमचंद का दुख समाज के निचले वर्ग का दुख है, समाज के श्रमिकों, गरीबों और किसानों का दुख है। कह सकते हैं कि प्रेमचंद का दुख मध्य वर्गीय दुख न हो करके निम्न वर्गीय दुख है। और यहाँ पर आप देखिए कि प्रेमचंद ने अपने समय और समाज में उस समस्त मध्य वर्गीय दुख का निषेध किया है। क्यों? क्योंकि वह सारा के सारा दुख, मध्य वर्गीय दुख सदैव वैयक्तिक हुआ करता और व्यक्तिगत होता है। लेकिन निम्न वर्गीय दुख में एक तो पर काया प्रवेश होता है, दूसरी बात दूसरे के जीने के अंदाज को देखने का भी अपना अंदाज होता है। प्रेमचंद उस पर काया प्रवेश के माध्यम से दूसरे के जीवन को खुद जीता हुआ महसूस करते हैं। जैसे 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 आप जानते हैं कि जब यह बातें हो रही हैं तो प्रेमचंद का दुख शोषण के बहुआयामी तंत्र की ताकत का दुख है। कि जो शोषण है, जो तंत्र है, वो इतना सशक्त है और इतना ताकतवर है कि कैसे उसमें सेंध मारी जाए, कैसे उसको छिन्न भिन्न किया जाए। और इसी नाते आप देखिएगा कि प्रेमचंद जब अपने दुख के एहसास की बात करते हैं तो आप देखिए प्रेमचंद की जितनी उत्कृष्ट रचनाएं हैं, जितनी उत्कृष्ट कहानियां हैं, आप देखेंगे उनमें प्रेमचंद ने अपनी ओर से कोई निष्कर्ष नहीं दिया। जितनी ताकतवर शैलेंद्र की कहानियां हैं और हमारे बनारस की 80 की प्रतिनिधि आवाज डॉक्टर शैलेंद्र सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोक रुचि संपन्न रचनाकार भी है, प्रेमचंद का काम किया है, ये बेहतर जानते हैं कि आप देखिए कि चाहे कफन कहानी हो या मैं सदगत कहानी का उदाहरण देता हूँ, सदगत कहानी में प्रेमचंद ने किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं दिया। लेकिन पंडित घाशीराम जब दुखी चमार को पशुवत बांध करके उसके शव को जो घसीटते हुए गांव की सीमा के बाहर ले जाते हैं तो दुखी का दुख उस हर सजग पाठक और चिंतनशील नागरिक का दुख हो जाता है, जो प्रेमचंद का अपना दुख होता है। तो प्रेमचंद दुख की सामाजिकता के रचनाकार है। दुख की सामाजिकता का मतलब यह है कि उनके यहाँ दुख फैलता है, उनका दुख प्रसरणशील होता है। प्रसरणशील दुख के रचनाकार हैं प्रेमचंद। और जब प्रसरणशील दुख के रचनाकार मैं कहता हूँ, इसका मतलब यह है कि वह धीरे धीरे करके रचता हुआ दुख है। प्रेमचंद की रचनात्मकता का जो दुख है वह एक रचता हुआ दुख है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मैंने कह सकते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों स्थितियों में फैलता हुआ जाता है। वो जो है निरंतर वर्टिकल फैलता है, मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी भी फैलता है और एक पीढ़ी में क्षैतिज रूप से फैलता चला जाता है। ये इस तरह से प्रेमचंद को मैं देखने की कोशिश करता हूँ। इस रूप में आप देखिए कि प्रेमचंद को जो मैं समझता हूँ कि एक तरह का भारतीय साहित्य में सांस्कृतिक विकेंद्रीकरण के आधुनिक प्रस्तुता को मैं याद करता हूँ। और जब सांस्कृतिक विकेंद्रीकरण के आधुनिक प्रस्तुता की बात करता हूँ तो प्रेमचंद निरंतर उच्च और मध्य वर्ग का निषेध करते हुए नए से नए जो अलक्षित केंद्र होते हैं, अलक्षित नागरिक होते हैं, अलक्षित लोग होते हैं, उनके रचनाकार के रूप में हमारे सामने प्रेमचंद दिखाई देते हैं। आप देखिए कि एक तरफ गोदान के महान रचनाकार हैं, दूसरी तरफ सदगत, कफन, दूध का दाम, सवासेर गेहूं जैसे यशस्वी कहानियों के रचनाकार हैं। इनके बीच में प्रेमचंद आलोचक, एक सजग आलोचक हैं। यानी और प्रेमचंद का दुख साहित्य में तो दिखाई देता ही देता है, विंध्याचल जी, उनकी आलोचना में भी दिखाई देता है। उनकी आलोचना में जैसे उनकी आलोचना के 3 प्रतिनिधि निबंध आप देखिए तो साहित्य का आधार, साहित्य का स्थान और साहित्य का सौंदर्य, ये 3 विषय मैंने स्थान, आधार और सौंदर्य, ये 3 जो महत्वपूर्ण
संदर्भों से उन्होंने निबंध लिखे 3 तत्वों को लेकर के। साहित्य का आधार क्या है, जीवन में साहित्य का स्थान क्या है, और साहित्य के सौंदर्य का पक्ष क्या, प्रेमचंद कहते क्या है। प्रेमचंद का आप देखिए कि इन सारे निबंधों में जो दृष्टि है, जो आलोचनीय दृष्टि है, वो कहती है मनुष्य के स्वाभिमान को, उसके स्वाभाविक विवेक को जागृत करना, उसके भीतर जो सोया हुआ देवत्व है उसको जागृत करना, उसके सौंदर्य बोध को जागृत करना। इसका क्या मतलब हुआ? प्रेमचंद जागरण के रचनाकार है। एक सोए हुए समाज में जो अंधकार में पड़ा हुआ है उसके गहरी रचनात्मकता से जोड़ करके उसे जागृत की धारा में लाने की कोशिश के रचनाकार प्रेमचंद इस रूप में हमारे बीच आते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ ये कि आप देखिए कि प्रेमचंद की रचनात्मकता में, उनकी उपन्यास कहानियों में आप देखें, आप कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम से लेकर गोदान की यात्रा करिए, तो जो उनका, जैसा कि विंध्याचल ने बिल्कुल बहुत अच्छा कहा कि उनका क्या दुख है, उनका दुख मर्जाद को न बचा पाने का दुख है। ये विंध्याचल जी ने कि मर्जाद को न बचा पाने का दुख है, मर्यादा को नहीं, मर्जाद। मर्यादा तो उच्च नागरिक समाज में होती है, मर्जाद तो लोग समाज का होता है, निम्न वर्गीय प्रसंगों का दुख होता है। और उस मर्जाद को भी प्रेमचंद न बचा पाने के दुख से दुखी, उस मर्जाद को। और इसका सर्वोत्तम लक्षण यही से मैं जब मैं विस्तार देता हूँ इसकी बात को, तो प्रेमचंद में मुक्ति और मृत्यु दोनों का संघर्ष दिखाई देता है। और कई जगह प्रेमचंद मूलतः मुक्ति की रचनाकार के रूप में दिखाई देते उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, उनके माध्यम से मुक्ति की तलाश में निकलता है, लेकिन नीति उसकी मुक्ति। जैसे गोदान का होरी को प्रेमचंद मुक्ति की तलाश में आगे बढ़े हुए एक निम्न वर्गीय व्यक्ति के मुक्ति की तलाश की दिशा में आगे बढ़ते हैं प्रेमचंद। लेकिन आप देखिए उस मुक्ति की तलाश का जो आख्यान रचते हैं, नीति क्या है, मृत्यु में रूपांतरित हो जाता है। यह प्रेमचंद का सौंदर्य बोध था, ये प्रेमचंद की कलात्मकता थी। प्रेमचंद ने यह वाक्य कहीं नहीं लिखा है कि मैं मोरी धनिया जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी मुक्ति की तलाश में आगे बढ़ा, लेकिन पूरी रचनात्मकता की ताकत है वो मुक्ति है। लेकिन प्रेमचंद जानते थे कि उच्च वर्गीय जो प्रसंग है, जो मध्य वर्गीय लोग हैं, इतनी आसानी से इस मुक्ति को फलीभूत नहीं हो जाती, इसलिए उनकी नियति ही थी मृत्यु को प्राप्त करना। और ये जब मुक्ति की तलाश में उठा हुआ पैर जब लड़खड़ाते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, तो यकीन मानिए वह प्रेमचंद का सर्वोत्तम कलात्मक क्षण होता है, जिसमें प्रेमचंद का दुख फैल जाता है, मैंने रिसने लगता है उनके पाठकों में। और ठीक है स्थिति आप देखेंगे इस सदगत कोई निष्कर्ष नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वह रिश्ता हुआ दुख है। आपको लगता है पंडित घासी राम अगर मिल जाए तो उसका टेटुआ दबा दीजिए, उसको मारा। कहीं मारने की बात प्रेमचंद करते, लेकिन गुस्सा घृणा पैदा करते हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद का जो दुख ही है उनके घृणा का कारण बनता है। उनका जो सामाजिक दुख है वह उच्च वर्ण के प्रति, उच्च वर्ग के प्रति घृणा का कारण बनता है। वो प्रेमचंद ने कहा, हाँ मैं घृणा का प्रचारक हूँ, अब मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं घृणा का प्रचार, लेकिन किससे घृणा, किससे नफरत? सामंती प्रवृत्ति से, पूंजीवादी प्रवृत्ति से, शोषण की प्रवृत्ति से, जातिवादी धार्मिक जड़ प्रवृत्ति से, इन प्रवृत्तियों से मैं घृणा करता हूँ और घृणा का प्रचार करता हूँ कि नहीं, घृणा और नफरत पैदा जब आप जड़ स्थितियों से करते हैं तभी तो अपना परिष्कार करते हैं, तभी तो खुद को संस्कार करते हैं। तो प्रेमचंद का दुख
सामाजिक संस्कार की प्रक्रिया में बढ़ा हुआ दुख है। सामाजिक संस्कार की प्रक्रिया में बढ़ा हुआ दुख है। और आप देखिए कि क्या है सामाजिक संस्कार। जैसा कि विंध्याचल जी बता रहे थे, सरिंदर जी, बहुत लोगों ने कथन कहानी का उदाहरण दिया। ये सोचने का विषय है कि आखिरकार सामाजिक स्थिति अपने श्रम से विलग होते जाना, जब अपने सामाजिक श्रम से विलग होते जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास सिवाय आक्रोश गुस्से के बचेगा क्या? और सिवाय और फिर व्यक्ति की जो निर्लज्ज और उत्तेजक जो उपस्थिति होगी वही तो बचेगी। कथन कहानी में बहुत सारे बातें, बहुत सारी चीजें आप देखिए कि जब यीशु और माधव जब पूरी तरह से अपने श्रम से निर्वासित हो जाते हैं, अपने व्यक्तित्व से उनको जबरियां निर्वासित कर दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है, तो उनका उदग्र और नग्न व्यक्तिगत यथार्थ सामने आता है, क्योंकि उनके पास कुछ बचाने के लिए था ही नहीं। तो आपको लगता है कि वो अपने परिवार के साथ, उसके साथ ऐसे वो ऐसा हिंसक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेमचंद ने उस व्यक्ति के नग्न यथार्थ की जड़ें भी सामाजिक संस्कार में खोजा है, सामाजिकता में खोजा है। और यह प्रेमचंद का दुख यही है कि लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी कुपाठ करते हैं और यीशु माधव की अमानवीय हरकतों पर सवाल करते हैं। प्रेमचंद का यह दुख है कि उनको ठीक से न समझा जाता। आज जो आपकी जो नई पीढ़ी है वह प्रेमचंद को समझ रही है। और आप सोचिए कि 142 साल में अगर आप मान लीजिए कि 20-22 साल, तो 120 साल से प्रेमचंद हो तो हम समझ, 100 साल तो समझिए प्रेमचंद, 100 साल से तो प्रेमचंद हमारे लिए चर्चा का विषय है। और ये प्रेमचंद कोई आज हमारे अंदर, सोचिए कि 1935 में गुरुदेव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन से प्रेमचंद को पत्र लिखा है, जो चिट्ठी पत्री में संकलित है। और पढ़ने लायक चिट्ठी पत्री में जो उनके पत्र लिखे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी 1935 जो पत्र लिखा है उन्होंने प्रेमचंद को, उसमें लिखा है कि आप शांति निकेतन आइए। और जब मैं पूरे भारतीय समाज से सोचता हूँ कि किस व्यक्ति को गुरुदेव के सानिध्य में बुलाया जाए, शांति निकेतन बुलाया जाए, क्योंकि द्विवेदी जी तो 30 में यहाँ से चले गए थे शांति निकेतन, फिर वहीं पर थे वो तो 50 में लौटे हैं, तो वो वही दौर था गुरुदेव के वहाँ होने उपस्थिति का दौर। तो लिखते हैं कि जब पूरे अखिल भारतीय साहित्य मैंने देखा तो आपसे बड़ा नाम मुझे कोई दिखाई ही नहीं दिया। आप शांति निकेतन अवश्य पधारें, सारी सुख सुविधा का हम ख्याल रखेंगे, आप जरूर आएं। और जब मैं आंखें बंद करके देखता हूँ तो हर बार आपका चेहरा ही मुझे दिखाई देता है। तो आप देखिए कि ये जो प्रेमचंद है, कि प्रेमचंद मतलब कि ये ताकत है कि उनका दुख रिश्ते रिश्ते कहाँ तक पहुँचा, कितना व्यर्थ हुआ। प्रेमचंद सुख के विस्फोट के रचनाकार नहीं है, दुख के रिसाव के रचनाकार। और जितना बड़ा रचनाकार होगा उसके दुख का रिसाव भी उतना ही बड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि आज काम भर की बातचीत हो गई और यही प्रेमचंद है, प्रेमचंद को समझना है। इसी बात को अगर हम लोग समझें, हम लोग देखें तो कुछ बहस आगे हो सकती है। और यह जो पुलिया है ऐसे ही जीवंत बनी रहे और इस पुलिया पर बैठ करके आप न केवल पुलिया को जीवंत बनाएं, खुद को संबुद्ध भी बनाते रहे। तो जीवंतता और संबुद्धता दोनों अगर कहीं संभव है तो ऐसे ही मुक्ताकाशी मंच पर संभव है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग इसके एहसास को और गहराई से महसूस करेंगे। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि पुलिया प्रसंग के अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुए हैं। आगे के दिनों में हम लोग अपने साहित्यिक सांस्कृतिक नायकों का यथासंभव जो भी प्रसंग बनेगा उसकी इसी माध्यम से चर्चा करेंगे, ताकि महान रचनाकारों का जो दुख है, रिश्ता हुआ, आपकी पीढ़ी तक पहुँचे, फिर आपके माध्यम से आगे की पीढ़ी तक निरंतर पहुँचता रहे। यही मेरी शुभकामना है और यही कुछ बातें जो मुझे कहनी है। आप सब आए, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर।